बनती नदियां, कितनी सफल रही मोदी की रूस यात्रा। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे खास खबर की अलग अंदाज में। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक प्रकृति कहर बरपा रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर है। उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई है, जिसके चलते रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं असम, यूपी, बिहार, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश समेत कुछ राज्यों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। असम में हालात सबसे ज्यादा खराब है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्री भूस्खलन की घटनाओं के कारण फंस गए। राज्य में हाल ही में हुई बारिश के बाद 20 से ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जोशीमठ के आसपास सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं। इन इलाकों में होटल के कमरों और खाने के रेट अचानक बढ़ गए हैं। हालांकि जोशीमठ के व्यापारी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पहले की तुलना में हालत सुधरे हैं, लेकिन 14 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित है। इस साल बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक धुबरी बाढ़ से सबसे अधिक लोग प्रभावित हैं। इनकी संख्या करीब 2.37 लाख है। प्रशासन वर्तमान में 20 जिलों में 365 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित कर रहा है और 1,57,447 विस्थापित लोगों की देखभाल की जा रही है। वर्तमान में 2,500 से ज्यादा गांव जलमग्न है और असम में 29,898.92 हेक्टेयर फसल क्षेत्र नष्ट हो गई है। यूपी में बाढ़ से 16 जिलों के 18 लाख से ज्यादा लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। 17 जिलों के 700 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है। बारिश और वर्षाजन्य हादसों में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे से लेकर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे तक 6 लोगों की डूबने से और 2 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से और 2 लोगों की सर्पदंश से मौत हुई। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की बाढ़ से जुड़ी एक अन्य घटना में मौत हो गई। यूपी में उत्तराखंड से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई। दूसरी ओर यूपी से लगे बिहार में स्थिति अच्छी नहीं है। कई जिलों में नदियां उफान पर है। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा पुल टूट गए। राज्य के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बगहा, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, खगड़िया और झंझारपुर में कुछ स्थानों पर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इससे राज्य की नीतीश सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसा नहीं कि बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं इस साल हो रही है। कई सालों से इस तरह की घटनाएं लगातार देखने में आ रही है। असम में हर साल बाढ़ आती है। हर साल लाखों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं भी हमेशा की तरह ही इस बार हुई है। लेकिन क्या हमारी सरकारों ने इससे सबक लेने की कोशिश की है? शायद नहीं। यदि सरकारों ने ही सबक लिया होता तो हर साल लोग बाढ़ से परेशान नहीं होते। इस आपदा का कोई वैकल्पिक समाधान ढूंढा जा सकता था। असम और उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी इस तरह के हादसे पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। क्या असम में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि लोगों को हर साल आने वाली बाढ़ से छुटकारा मिल जाए? लेकिन इस तरह की समस्या झेलना लोगों की नियति बन चुकी है। उम्मीद करें कि सरकारें जल्द ही इस दिशा में कोई कदम उठाए। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की पहली यात्रा की। पीएम मोदी ने इस यात्रा में कहीं न कहीं यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी के बावजूद रूस के साथ गहरे संबंध बनाए रखेगा। दरअसल अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देश भारत पर इस बात को लेकर प्रत्यक्ष और परोक्ष दबाव बनाते हैं कि वह रूस से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए कहे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के दौरे में कहा कि बम और गोलियों के बीच शांति के प्रयास सफल नहीं होते। उन्होंने पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध क्षेत्र में संभव नहीं है। रूस यात्रा से मोदी ने अमेरिका को भी यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वह वैश्विक मामलों में अपनी रणनीति स्वायत्तता बनाए रखने की नीति को जारी रखने में सक्षम है। भारत रूस के करीब इसलिए भी बना रहना चाहता है ताकि वह भारत के प्रतिद्वंदी पड़ोसी चीन पर अत्यधिक निर्भर हो जाए। भारत और चीन के बीच साल 2020 से ही तनावपूर्ण सीमा विवाद चल रहा है। इस बीच भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बना ली। दूसरी ओर अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने नई दिल्ली में कहा कि भारत अमेरिका रक्षा संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन इस रिश्ते को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दोनों ही पक्षों को इसमें सहयोग करना होगा। अमेरिका ने भारत को यह भी समझाने की कोशिश की है कि दीर्घकालिक विश्वसनीय साझेदार के रूप में रूस पर दांव लगाना सही नहीं है। भारत चीन टकराव की स्थिति में रूस भारत के बजाय चीन का ही पक्ष लेगा। तेल की खरीद में वृद्धि होने से पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार $65 बिलियन तक बढ़ गया है। रूस को भारत का निर्यात केवल $4 बिलियन है। मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने साल 2030 तक वार्षिक व्यापार की मात्रा को $100 बिलियन तक बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र से परे व्यापार में विविधता लाते हुए तेल और गैस आपूर्ति पर दीर्घकालिक समझौतों की घोषणा की है।
रूसी हथियार कंपनी रोस्टेक ने घोषणा की है कि वह भारत की सेना की आपूर्ति के लिए भारत में ही कवच भेदी टैंक राउंड का निर्माण करेगी। रूस और भारत 6 नए परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों ने ध्रुवीय अनुसंधान पर सहयोग के लिए भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में रूस के दूतावास प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी शिखर वार्ता अशांत भू राजनीतिक माहौल को देखते हुए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी रही। उन्होंने कहा कि मोदी की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर थी, जिससे यह स्पष्ट है कि यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी। रूसी राजनयिक ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में भारत रूस व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार का बड़ा आदेश 25 जून अब हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप नेता संजय सिंह का दावा, जेल में 8.5 किलो कम हुआ केजरीवाल का वजन। भाजपा विधायक रमेश चंद्र ने बढ़ाई योगी आदित्यनाथ की टेंशन का, उत्तर प्रदेश में 2027 में नहीं बन रही भाजपा की सरकार। उपचुनाव में बजा इंडिया गठबंधन का डंका, 13 में से 10 सीटें जीती, भाजपा 2 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस और टीएमसी को मिली 4-4 सीटें। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।